कैसे हो? गुड बच्चों, दिस इज माय 43rd लेक्चर ऑफ दिस 45 डेज क्रैश कोर्स, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट आपके साथ 90% सिलेबस डिस्कस कर दिया है। और इसमें मैंने आपके साथ जो लास्ट 6 और 8 मंथ से आप डिफरेंट ट्यूशंस या कोचिंग में जो आपने सिलेबस किया है, वो मैंने 90% सिलेबस आपके साथ रिवाइज करवा दिया है। इसमें मैंने आपके साथ नीट ओरिएंटेड और सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में जितनी भी आपके पास डेरिवेशंस हैं, छोटी छोटी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, और नीट के जितने भी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, वो सभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो अभी लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ जो टॉपिक खत्म किया है वेव ऑप्टिक्स, तो आज मैं आपके साथ जो नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 5 और 6 क्वेश्चंस आपके पास सिर्फ फिजिक्स में ही आपके पास नीट एग्जामिनेशन में आ जाते हैं इस यूनिट में, और 12 मार्क्स का पेपर जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में इसमें आता है। तो बच्चों, इसके 3 पार्ट्स हैं इस मॉडर्न फिजिक्स के। एक फर्स्ट पार्ट है एटॉमिक एटम्स, सेकंड पार्ट है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, और थर्ड है आपके पास न्यूक्लियाई। तो ये तीनों पोर्शन में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट टुडे आई विल स्टार्ट विद द एटम। सो बच्चों, द डिफरेंट थ्योरीज आर गिवन फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए क्या है, हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज दी गई हैं। सबसे पहले डाल्टन्स ने दी, थॉमसन एटॉमिक मॉडल आया, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया, उसके बाद बोहर्स एटॉमिक मॉडल आया। तो दीज आर द डिफरेंट थ्योरीज विच आर गिवन फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। व्हाट इज द फर्स्ट थ्योरी विच इज गिवन बाय डाल्टन्स? डाल्टन्स ने क्या कहा कि every material composed of very small particles known as atom. Atom is individual, it cannot be subdivided, it can neither be created nor be destroyed. This is according to the Dalton's theory. And according to him, all atoms of the same element are in identical physically as well as chemically, whereas atoms of different elements are different in properties. और क्या कहा इस थ्योरी में? The atoms of different elements are comparable to the hydrogen atom. Different elements के जो एटम्स हैं, हम उनके हाइड्रोजन एटम के साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? कि द रेडियस ऑफ हैवीएस्ट एटम इज अबाउट 10 times दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड इट्स मास इज 250 times दैट ऑफ हाइड्रोजन। मतलब इसका रेडियस जो है, किसी भी एलिमेंट के एटम का जो रेडियस है वो 10 times हाइड्रोजन एटम के ग्रेटर होगा, और उसका जो मास होगा 250 times दैट ऑफ हाइड्रोजन होगा। इस तरह से हमारे पास किसी भी एटम को, किसी भी एलिमेंट के एटम को हम हाइड्रोजन के एटम के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ऑन द होल दिस एटम इज स्टेबल एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। ऑन द होल दिस एटम इज स्टेबल एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। सो दीज आर सम थिंग्स आर गिवन बाय दिस डाल्टन्स थ्योरी। नेक्स्ट आपके पास है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। व्हाट इट इज सेड इन दिस मॉडल, इसमें भी ये कहा गया है, ऑन द होल द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द एटम इज इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द स्फीयर। एक स्फीयर में क्या है आपके पास, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या हुए हैं, एम्बेडेड हुए हैं। जितने आपके पास पॉजिटिव चार्ज हैं
उतना ही आपके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज उसमें एम्बेड हुए हुए हैं। और इसका जो साइज है अकॉर्डिंग टू दिस थॉमसन मॉडल, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर है। इसी मीन्स जहां पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज के साथ नेगेटिव चार्ज एम्बेड किए हुए हैं, उस स्फीयर का जो रेडियस है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर है। The positive charge and whole mass of the atom is uniformly distributed throughout the atom. Mass as well as charge is distributed uniformly throughout the atom. It is said in this theory. So what are the major shortcomings of this Thomson model? इस थॉमसन मॉडल से वी आर नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ द एटम्स। जो एटम का स्पेक्ट्रम है वो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए इस थ्योरी से। और अल्फा पार्टिकल्स की स्केटरिंग भी क्या है, इट इज नॉट एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी। कि कैसे अल्फा पार्टिकल्स स्केटर्ड होते हैं ये भी इस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हुए। तो हाउ दिस अल्फा पार्टिकल्स आर स्केटर्ड, इट इज गिवन इन, आपके पास 2 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में मोस्टली आ जाता है कि एक्सप्लेन द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट फॉर द स्केटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। एक्सप्लेन द स्केटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल by Rutherford experiment by taking a thin gold foil। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, एक लेड बॉक्स ले लिया। ये हमने रदरफोर्ड ने एक लेड बॉक्स ले लिया। इस लेड बॉक्स में एक रेडियो एक्टिव, दिस इज ए लेड बॉक्स, और इस लेड बॉक्स में एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया, पोलोनियम। रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक लेड बॉक्स लिया, उस लेड बॉक्स में एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा, और वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या था, पोलोनियम। और वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या कर रहा है, दैट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज emitting the alpha particle। वो क्या कर रहा है, that is emitting an alpha particle। ये जो हमने अल्फा पार्टिकल की बीम थी, इट इज पास थ्रू ए स्मॉल होल लेड स्क्रीन एक हमने ली। लेड स्क्रीन के एक स्मॉल होल में से, दिस इज ए लेड स्क्रीन, दिस इज द लेड स्क्रीन। यहां से जो अल्फा पार्टिकल्स थे, और उन अल्फा पार्टिकल्स को हमने इस लेड स्क्रीन के एक स्मॉल होल में से पास करवाई, दिस इज ए, और आपके पास एक कॉलिमेटेड बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बन गई, दिस इज ए बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। और इस बीम को हमने अल्फा पार्टिकल्स को एक थिन गोल्ड फॉयल के ऊपर फॉल करवाया, दिस इज ए थिन गोल्ड फॉयल। इस अल्फा पार्टिकल्स को जब थिन गोल्ड फॉयल के ऊपर फॉल करवाया, इसको हमने, दिस इज जो थिन गोल्ड फॉयल थी, इसकी जो थिकनेस थी, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻7 मीटर। द थिकनेस ऑफ दिस थिन गोल्ड फॉयल इज, it is of the order of 10⁻⁻7 meter, and it is observed by, ये हमारे पास एक जिंक, रदरफोर्ड ने क्या किया, एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ले ली, और जो ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी, इसके सामने एक माइक्रोस्कोप पड़ा हुआ है। माइक्रोस्कोप के साथ क्या है, दिस इज ए माइक्रोस्कोप, और जो कि क्या है, 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक क्या है,
रोटेट कर सकता था। और जब ये बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल इस थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर फॉल करवाई, उस बीम को फिर कहां से ऑब्जर्व किया, ये जिंक सल्फाइड से इसको डिफरेंट एंगल्स के ऊपर रोटेट करके 0 से लेकर 180 डिग्री तक रोटेट करके इस अल्फा पार्टिकल्स की बीम को हमने स्केटर्ड, यहां से हमारे पास जो स्केटर्ड बीम आपके पास अल्फा पार्टिकल्स की ऑब्टेन हुई, उसको हमने इसके साथ ऑब्जर्व किया। जब ये अल्फा पार्टिकल्स की बीम जिंक सल्फाइड के ऊपर फॉल कर रही थी, इट प्रोड्यूसेस ए फ्लैश ऑफ लाइट and that is observed by this microscope. So this is about the Rutherford experiment on scattering of alpha particles by a thin gold foil. फिर मैं एक बार बता देता हूं कि 2 मार्क का क्वेश्चन आपके पास, 2 मार्क का क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, 3 का भी हो सकता है कि एक्सप्लेन Rutherford experiment on scattering of alpha particle बाय थिन गोल्ड फॉइल। तो मैंने बता दिया कि इस एक्सपेरिमेंट में है क्या। रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक लेड बॉक्स ले लिया, रेड बॉक्स में एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पोलोनियम रख दिया विच इज एमिटिंग इन द अल्फा पार्टिकल्स। इसको कोलिमेटेड बीम की फॉर्म में लेड स्क्रीन में एक स्मॉल होल करके पास करवाया, जिससे कोलिमेटेड बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑब्टेन हुई। और उस अल्फा पार्टिकल्स की बीम को हमने किस में से पास करवाया, थिन गोल्ड फॉइल में से, विच इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ थिकनेस ऑफ 10⁻⁷ मीटर। फिर उसके बाद जो स्केटर्ड अल्फा पार्टिकल्स है, दे आर ऑब्जर्व्ड बाय द माइक्रोस्कोप, जिसके साथ एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पड़ी हुई है। क्योंकि जब अल्फा पार्टिकल जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के ऊपर आपके पास फॉल किए, तो वो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन क्या हुई, एलिमिनेट हो गई, दैट इज प्रोड्यूसिंग ए फ्लैश ऑफ लाइट। और ये जो है हमारे पास स्क्रीन है, इट इज रोटेटेबल ऑफ 0 to 180 डिग्री है। सो दिस इज अबाउट द अल्फा पार्टिकल। व्हाट हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व क्या हुआ, क्या हमें पता चला कि देखा कि आपके पास मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, अनडेविएटेड चले गए, स्ट्रेट वे ही चले गए। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर रीट्रेसिंग देयर पाथ्स, उन्होंने अपना पाथ क्या किया, रीट्रेस किया, मींस 180 डिग्री के साथ वो क्या करके स्केटर्ड करके। एंड सम अल्फा पार्टिकल्स आर स्केटर्ड एट डिफरेंट एंगल्स। तो जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्केटर्ड थे, this is a important formula, it can be asked in multiple choice question, नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्केटर्ड एट एनी एंगल थीटा इज, पूछा जा सकता है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नीचे चॉइसेस दी जा सकती हैं। एक्चुअली क्या है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्केटर्ड एट एनी एंगल थीटा, दैट इज k upon sin raised power 4 theta by 2. This is very important formula. It is inversely proportional to sin raised power 4 theta by 2, where theta is the scattering element. इसमें k में भी बहुत कुछ आता है। There are number of factors which I am not considering, but mostly जो multiple choice में क्वेश्चन में इस साइन के साथ रिलेशन पूछा जाता है कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो स्केटर्ड है उसका किसके ऊपर, किस मेजर फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन रेज पावर 4 थीटा बाय 2। क्लियर? सो व्हाट आर द मेजर फेलियर्स ऑफ दिस रदरफोर्ड? एक्चुअली क्या है, दिस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से ये कंक्लूड किया कि एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट द होल मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन स्मॉल सेंटर कॉल्ड ए न्यूक्लियस। तो इस एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व हो गया कि स्मॉल मास और पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह के ऊपर, एटम के एक ही जगह के ऊपर कंसंट्रेट है,
जिसे कि हमने क्या कॉल किया, न्यूक्लियस कॉल किया। और ये ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन्स कुड नॉट बी डिफ्लेक्टेड द पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एज electrons are very light and these electrons are revolving in circular orbits। और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर पाथ में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। दीज आर द postulates of the Rutherford model and conclusions of Rutherford alpha scattering experiment। What are the major failures of this Rutherford's atomic model? Major failure, it could not explain the stability of the atoms। ये भी क्या है, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। It could not explain the discrete nature of hydrogen atom। It could not explain the discrete nature of the hydrogen atom। हाइड्रोजन एटम की ये भी discrete nature को explain नहीं कर पाया। So these are the limitations of, major limitations of this Rutherford model। After this, Bohr series for hydrogen atom is given। What are the different postulates of the Bohr theory? Bohr theory के हमारे पास different postulates क्या थे कि first postulate क्या था कि in this Bohr theory कि an atom consists of a positively charged nucleus responsible for almost the entire mass of the atom। This is the first postulate of the Bohr's theory। And what is the second postulate of this Bohr theory? The electron revolve around the nucleus in a certain permitted stationary orbits of the definite stationary radii। Electron revolve around the nucleus in a certain permitted stationary orbit of the definite radii। This is the second postulate। What is the third postulate of this Bohr theory? कि permitted orbits are those in which the angular momentum of an electron is integral multiple of the quantity h upon 2 pi, where h is the Planck's constant and its value is 6.62 into 10 to the power minus 34 joule second। Means थर्ड postulate क्या था इस थ्योरी का? थर्ड postulate of this theory is angular momentum of the electron। Angular momentum is mvr, where m is the mass of the electron, v is the velocity with which it is revolving, r is the radius of that orbit। Angular momentum of the electron is integral multiple of quantity h upon 2 pi। This is also known as, let us call it as equation number 1। This is also known as Bohr's quantization condition। इसे हम क्या कहते हैं? This is the Bohr's quantization condition। Here जो n है that is 1 2 3। Very important कि integral angular momentum of जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है? क्वांटाइज है। दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटिटी h अपॉन 2 पाई है। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या था कि व्हेन इट इज रिवॉल्विंग इट रिक्वायर्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। इट रिक्वायर्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय electrostatic force between the electron and nucleus। What is that electrostatic force? That is 1 upon 4 pi epsilon naught z square upon r। Clear? What is z? Z is the atomic number
In case of hydrogen or hydrogen like atom, it is हाइड्रोजन लाइक एटम हीलियम एंड लिथियम. हाइड्रोजन के लिए Z क्या हो जाएगा 1, हीलियम के लिए Z क्या हो जाएगा 2 एंड फॉर लिथियम इट इज 3. क्लियर. एंड एक और पोस्टुलेट दिया कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, व्हेन इट इज जंपिंग फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल, in that case it is emitting the electromagnetic radiations and their energy is equal to, उनकी जो एनर्जी है that is equal to the difference of their energy levels. उनके जो एनर्जी का डिफरेंस है वही क्या है, उनकी आपके पास एनर्जी एमिट होगी. तो मीन्स electromagnetic radiations emitted when it is jumping from, suppose it is jumping from n1 orbit to n2 orbit, in that case it is emitting the electromagnetic radiations of frequency nu. Clear. And this energy of this electromagnetic radiation is equal to the difference of their energy level. So these are the postulates of this Bohr's theory. Now what are the different failures of this, shortcomings of this Bohr's model? This Bohr's model could not explain the structure of spectral lines like Zeeman effect and Stark effect. It could not explain the Stark effect और Zeeman effect को हमारे पास नहीं explain करा. This model is only valid for single electron system. This model is only valid for single electron system, means either hydrogen or hydrogen like atom, helium or lithium. And this model is based upon circular orbits of the electrons, whereas in actually practically there is no orbit. This theory, electron is presumed to be revolve around the nucleus, and only whereas in reality motion of the electron cannot be described. This model could not explain the intensity of the spectral lines, and this theory could not be explained the doublets obtained in the spectra of some of the atoms. So these are some limitations of this Bohr's model. लेकिन जो मेजर इसका मेरिट थी Bohr's मॉडल की, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन obtained by it and quantum number are same. This is the major merit of this theory. But in our syllabus we will discuss this Bohr's theory of hydrogen atom. हम Bohr's theory discuss करेंगे for hydrogen and hydrogen atom, that is helium plus and lithium 2 plus. तो इसी थ्योरी को लेकर कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड the orbit in which they are revolving, their angular momentum is conserved, and when they are revolving, the centripetal force is provided by electrostatic force of attraction between the electrons and nucleus. और इन दो चीजों को लेकर what will derive in this Bohr's theory, in this Bohr's model for hydrogen atom or hydrogen like atom, कि what will be the radius of any, जब किसी भी nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उस nth ऑर्बिट का आपके पास रेडियस क्या होगा, हम ये कैलकुलेट करेंगे. और आपके पास जब रिवॉल्व कर रहा है तो किसी भी nth ऑर्बिट में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये कैलकुलेट करेंगे. टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एंगुलर मोमेंट, उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ये सब चीजें हम, करंट कितना फ्लो कर रहा होगा उस वक्त, ये सब चीजें हम वी विल कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस बोहर्स थ्योरी. तो ये सब कुछ कैलकुलेट कहां से हो जाएगा, ऑल दीज थिंग्स आर कैलकुलेटेड only with the help of this equation number 1, 2 and
3 के साथ हम यूज करके ये सब कुछ कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे क्या है, अगर हमने फर्स्ट हम पहला कैलकुलेट करेंगे कि रेडियस ऑफ एनी nth ऑर्बिट, व्हाट विल कैलकुलेट रेडियस ऑफ एनी nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से हम v की वैल्यू निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 v कैलकुलेट कर लेंगे, v क्या होगा NH अपॉन 2 पाई mr, और इसकी वैल्यू कहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन नंबर, सब्स्टिट्यूटिंग इट इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहां से आपके पास रेडियस आ जाएगा। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके पास ये सब कुछ ड्राइव करना आ सकता है। तो रेडियस ऑफ एनी nth ऑर्बिट जो कैलकुलेट हो जाएगा इन दो क्वेश्चनों से, वो क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m z e स्क्वायर। दिस इज द रेडियस ऑफ एनी nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम। यहां पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, m क्या है, दैट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज कांस्टेंट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट। ये सभी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करोगे, दिस कम 0.529 n square by z angstrom. So this is the radius of any nth orbit of hydrogen और हाइड्रोजन लाइक एटम। तो यहाँ पे सिंपल सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही अच्छा नीट में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रेडियस ऑफ एनी nth ऑर्बिट इज ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम इज, नीचे चॉइस दी हो सकती हैं, ए चॉइस दी हो सकती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो क्या कहोगे कि रेडियस ऑफ एनी nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। मींस रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ डिफरेंट फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम क्या होगी 1:4:9, 1:4:9:16 and so on. These are the ratio of the radii in the different orbits of the hydrogen or hydrogen like atom. यही रिजल्ट इंप्लाई करता है कि रेडियस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर है। रेडियस ऑफ एनी nth ऑर्बिट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर है। तो दिस रिजल्ट इंप्लाइज दैट कि अब z आपके पास फॉर हाइड्रोजन के लिए क्या 1 है, हीलियम के लिए क्या है 2 है, लिथियम के लिए क्या है 3 है। सो दिस रिजल्ट इंप्लाइज दैट कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ हीलियम एटम क्या होगा, ट्वाइस होगा। रेडियस ऑफ रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन टू द हीलियम क्या होगी 2:1 होगी। मींस किसी भी nth ऑर्बिट का हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस है दैट विल बी ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ हीलियम एटम होगा। और रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन टू द लिथियम ये क्या होगा, आपके पास 3 होगा। और फ्रॉम हियर वी कैन सी द रेडियस ऑफ एनी nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी थ्राइस ऑफ द रेडियस ऑफ लिथियम एटम होगा। क्लियर? So this is about the radius of any nth orbit of the hydrogen atom. तो इसमें आपने 2-3 चीजें ख्याल रखनी है। एक तो ये जनरल एक्सप्रेशन में अगर याद रहता है तो ठीक है, अदरवाइज ड्राइव कैसे हुआ, सिंपल हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 यूज की। एक तो बोर्स क्वांटाइजेशन वाली कंडीशन यूज कर ली, एक जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये दोनों इक्वेशन यूज कर ली। इक्वेशन नंबर 1 से हमने v की वैल्यू निकालकर इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दी, तो आपके पास रेडियस ऑफ एनी nth ऑर्बिट क्या आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m z e स्क्वायर।
तो यहाँ पे जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं इनकी जब वैल्यूज रखी तो क्या आ गया 0.529 n स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड एंगस्ट्रॉम। क्लियर। तो यहां से क्लियर हो गया कि डिफरेंट ऑर्बिट की रेशियो ऑफ द रेडियाई क्या आ गई 1:4:9:16 एंड सो ऑन आ गई। और यही रिजल्ट इंप्लाई कर रहा है किसी भी nth ऑर्बिट का हाइड्रोजन एटम का रेडियस क्या है, ट्वाइस ऑफ हीलियम है एंड थ्राइस ऑफ लिथियम है। तो अगर हम हाइड्रोजन एटम ले लें, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे, और उसके फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकालें तो उसके n की वैल्यू क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे। तो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस आ जाएगा वो कितना होगा 0.529 एंगस्ट्रॉम होगा। रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी 0.529 एंगस्ट्रॉम। दिस इज आल्सो नोन एज बोहर्स ऑर्बिट, बोहर्स रेडियस। इसे हम और क्या कॉल करते हैं, बोहर्स रेडियस कॉल करते हैं। नाउ व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ एनी nth ऑर्बिट। अब हम सेकंड कैलकुलेट, जैसे हमने अभी कैलकुलेट किया रेडियस ऑफ एनी nth ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम। नाउ वी विल कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट। किसी भी nth ऑर्बिट की हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। nth ऑर्बिट की वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में जो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू हम किस में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में r सब्स्टिट्यूट कर दोगे, सिंपल क्या रह जाएगा v रह जाएगा। सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा v आ जाएगा। तो और आप क्या कर सकते हो कि इक्वेशन नंबर 1 से जैसे हमने v की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट की थी, इक्वेशन नंबर 1 से आप r की वैल्यू निकाल के, r क्या है NH/2πmv आ जाएगा, उसको इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो तो वहां से आपके पास क्या आ जाएगी कि आप क्या कह सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा NH/2πmv। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपके पास किसी भी nth ऑर्बिट की जो वेलोसिटी आ जाएगी वो क्या आएगी 2π z अपॉन 4πε0 nh। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ, let us call it as equation number 4. This is the velocity of any nth orbit of hydrogen or hydrogen like atom. तो ये यहां पे भी अगर हम जितनी भी कांस्टेंट है उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है कि अगर हम इसको c से मल्टीप्लाई कर दें, c से डिवाइड कर दें, व्हाट इज हियर c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये जो यहाँ पे टर्म है 2πe² अपॉन 4πε0ch, 2πe² अपॉन 4πε0ch, this is known as alpha. This is the alpha. This is known as Bohr's fine structure constant. Bohr's fine structure constant कहते हैं इसे। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। सिंपल सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है नीट एग्जामिनेशन में, कि आपके पास बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आ सकता है। मैंने कहा पैटर्न बन गया कि आपके पास 1 मार्क के जो क्वेश्चन आने हैं वो आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने हैं। तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास व्हाट आर दी डायमेंशन ऑफ अल्फा। अल्फा जो यहाँ पे है वो डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है और इसकी एक फिक्स वैल्यू है, क्या आएगी 1/137। तो इन दिस वे द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ एनी nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम, दिस बिकम्स 1/137 ZC/n बन जाएगी। क्या बन जाएगी ZC/n, ZC/n। सो ये रिजल्ट आपके पास क्या इंप्लाई कर रहा है कि वेलोसिटी ऑफ एनी nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है।
velocity of any nth orbit is directly proportional to क्या है, atomic number है, and inversely proportional to क्या है, principal quantum number है. So this result implies that ratio of the velocity of any velocity of hydrogen or hydrogen like atom will be in the ratio of क्या होगी, 1:1/2:1/3. रेशियो ऑफ द velocities की जो रेशियो जाएगी इन डिफरेंट ऑर्बिट्स में जो वेलोसिटीज की रेशियो बन जाएगी 1:1/2:1/3 and so on. And as it is directly proportional to atomic number, therefore velocity of hydrogen will be as compared to velocity of helium in any nth orbit will be क्या होगी, हाफ होगी, और ये रेशियो क्या होगी, 1:2 होगी. Similarly, velocity of hydrogen atom in any nth orbit as compared to the velocity of lithium क्या होगी, 1/3 होगी. Means this ratio क्या होगी, 1:3 होगी, because this velocity क्या है, directly proportional to क्या है, atomic number है. Clear? So these are the very important multiple choice question for NEET examination as well as board examination. Clear? तो याद रखना है इन चीजों को. नेक्स्ट आपके पास है, we will calculate the time period of any nth orbit. ये हमने वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, पहले हमने रेडियस कैलकुलेट किया, फिर वेलोसिटी कैलकुलेट की. कहां से, सिंपल इक्वेशन नंबर 1 और 2 यूज करके हमने दोनों चीजें, पहले इक्वेशन नंबर 1 से v निकालकर इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, r आ गया. फिर इक्वेशन नंबर 1 से r निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आपके पास वेलोसिटी आ गई. नाउ वी विल कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ एनी nth ऑर्बिट. किसी भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम का nth ऑर्बिट का टाइम पीरियड क्या होगा. अब देखिए टाइम पीरियड क्या है, इट इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट. सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है. तो सर्कुलर मोशन का जो टाइम पीरियड होता है वो किसके बराबर होता है, कैपिटल टी. बच्चों किसके बराबर होता है, 2πr/v. किसके बराबर होता है, 2πr/v के बराबर होता है. अब हमने r और v पहले ही कैलकुलेट कर लिए. r क्या कैलकुलेट किया है, 4πε0 n² s² 4π² mze². और r क्या कैलकुलेट किया अभी हमने, 2πze² अपॉन 4πε0 nh. तो यहां पे हम इस एक्सप्रेशन में r और v की वैल्यूज रखेंगे. तो किसी भी nth ऑर्बिट का इक्वेशन नंबर 3 और 4 से जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 and 5 आई थी, वैसे मैंने गलती से उसे 3 लिख दिया था, 3 इसको कॉल किया हुआ है, लेकिन जस्ट जो हमारे पास वैल्यूज आई थी r और v की, अभी मैंने पीछे जो उसको कॉल किया था 3 और 4 कॉल किया था, उस इक्वेशन से यहाँ पे r और v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जिसे मैंने रिपीट भी कर दिया, व्हाट इज r, व्हाट इज v, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. वी शैल गेट 4πε0 होल स्क्वायर n² h² डिवाइडेड बाय n क्यूब नॉट n² h² divided by 4π² mz² e4. This is the time period of any nth orbit of hydrogen or hydrogen like atom. तो हमने जो भी क्या किया, r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, वेलोसिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 4. इस इक्वेशन में r और v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमारे पास क्या आ गया, टाइम पीरियड ऑफ एनी nth ऑर्बिट आ गया क्या, 4πε0 होल स्क्वायर n³ h³ डिवाइड बाय 4π² mz² e4. दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ एनी nth ऑर्बिट. अगर हम यहाँ पे सभी कांस्टेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी शैल गेट 1.51 into 10⁻⁻14 n³
divided by z square. This is the time period. Let us call it as equation number 5. ये हमारे पास किसी भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम का nth ऑर्बिट का आपके पास क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया. दिस रिजल्ट इंप्लाई दैट टाइम पीरियड ऑफ एनी nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर है. तो देयरफॉर डिफरेंट ऑर्बिट्स में जो टाइम पीरियड्स की रेशियो आएगी वो क्या आ जाएगी, 1:9:1:9:16 and so on. This will be the 1:8 क्योंकि 1 into 2 का क्यूब into 3 का क्यूब and so on. 1:8:27 and so on. These are the ratios of the time period in different orbits. Or as it is inversely proportional to square of atomic number. Therefore, time period of any nth orbit of hydrogen atom will be क्या होगा, 4 times of helium आ जाएगा और 9 times of क्या आएगा, लिथियम आ जाएगा. क्योंकि हीलियम के लिए Z क्या है 2, लिथियम के लिए Z क्या है 3. Therefore, टाइम पीरियड क्या आएगा, 4 times of टाइम पीरियड ऑफ इन एनी nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम 4 times किसका आ जाएगा, हीलियम से आ जाएगा और 9 times क्या आ जाएगा, लिथियम आ जाएगा. तो यहीं से अब ये टाइम पीरियड कैलकुलेट हो गया. अब हम नेक्स्ट क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं. फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नाउ फ्रीक्वेंसी क्या आनी है, 1 अपॉन टाइम पीरियड आनी है. तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी nth ऑर्बिट क्या आ जाएगी, 4 pi square m z square e4 divided by 4 pi epsilon naught whole square n cube h cube. This will be the frequency of any nth orbit. अगर कांस्टेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6.25 into 10⁻⁻15 z square divided by n cube. सब कुछ उल्टा हो गया. तो आपके पास फ्रीक्वेंसीज की रेशियो भी हमारे पास कैलकुलेट कर सकते हैं. तो जो आपके पास रेशियो टाइम पीरियड क्या आएगी उससे उल्टी क्या हो जाएगी, आपके पास फ्रीक्वेंसीज की रेशियो होगी. सब कुछ क्या होगा, उल्टा होगा. क्योंकि टाइम पीरियड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होती है. क्लियर. तो ये हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिए, रेडियस कैलकुलेट कर लिया, वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिया ऑफ एनी nth ऑर्बिट, और क्या कैलकुलेट कर लिया, हमें एनर्जी कैलकुलेट कर ली. नाउ व्हाट आई विल डू, व्हाट आई विल कैलकुलेट, नाउ आई विल कैलकुलेट द एनर्जी किसी भी nth ऑर्बिट की आपके पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम की एनर्जी क्या होगी. अब हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे. एनर्जी में क्या होगा, क्या इट इज रिवॉल्विंग और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है. इट इज हैविंग बोथ काइनेटिक एनर्जी, इसके पास टोटल एनर्जी जो होगी दैट इज E K प्लस EP. व्हाट इज हियर E K, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी और EP क्या है, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी. So this is the total energy of the electron which is revolving in a circular orbit of hydrogen or hydrogen-like atom. So what's about kinetic energy? Kinetic energy क्या आएगी? That is half mv square. क्या आएगी? half mv square. Now what we'll do in equation number 2 में 2 से हम half mv square कैलकुलेट कर लेंगे. ये r और r square कैंसल आउट हो जाएगा. ये सिंपल क्या रह जाएगा, यहाँ पे जब इस r को r स्क्वायर से कैंसिल आउट करेंगे ये r रह जाएगा. दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हाफ mv स्क्वायर क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू z e स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ 4 pi epsilon naught r. तो इक्वेशन नंबर 2 में हमने r और r स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया. तो इक्वेशन नंबर 2 से हमारे पास हाफ mv स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल टू z e स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ
4 pi epsilon r. So this is the kinetic energy of this revolving electron. पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एज इट इज अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी आनी है दैट इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर आनी है। और टोटल ये ई के और ई पी की वैल्यू रख देंगे तो आपके पास टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी? माइनस जेड स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन आर। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। Here what we are getting कि total energy of the electron revolving in a circular orbit of radius r क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। ये नेगेटिव क्या इंप्लाई करती है कि इलेक्ट्रॉन इज बाउंड विद द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ क्या है? बाउंड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ क्या है? ये बाउंड है। सो इसीलिए आपके पास क्या है? टोटल एनर्जी क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। अब इसी एक्सप्रेशन में अगर हम यहाँ पे r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, कहाँ से? इक्वेशन नंबर जो 3 थी आपके पास, वो इक्वेशन नंबर 3 से आपके पास जब r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? टोटल एनर्जी आ जाएगी। वो r की वैल्यू क्या थी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर s स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m z e स्क्वायर। जब उस r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आपके पास ये यहां पे टोटल एनर्जी ऑफ एनी nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम क्या आ जाएगा? माइनस 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर e4 माइनस 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर e4 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर n स्क्वायर s स्क्वायर। This is the energy of total energy of the electron in any nth orbit. What is this? Minus 2 pi square m z square e4 divided by 4 pi epsilon naught whole square n square s square. This is the total energy of any nth orbit of hydrogen or hydrogen like atom. आई कैसे? काइनेटिक एनर्जी लिख ली, पोटेंशियल एनर्जी लिख ली, टोटल एनर्जी आ गई माइनस जेड स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर की वैल्यू रख दी हमने जो पहले कैलकुलेट की थी, तो आपके पास ये आ गया। यहाँ पे अगर जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी अगर हम वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा, ये बन जाएगी माइनस 13.6 जेड स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जेड स्क्वायर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द total energy of the nth orbit of hydrogen or hydrogen like atom, that is what is that? Minus 13.6 z square upon n square electron volt। यहाँ पे 2-3 चीजें बहुत ही बच्चों इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। एक तो क्या है? रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पूछ लेती है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम। काइनेटिक एनर्जी क्या है? जेड स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है। तो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम क्या बनेगी? ये रेशियो माइनस 1:2 बनेगी। और यू कैन से पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। न्यूमेरिकली पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। और अगर हम देखें काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी की रेशियो देखें, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी की रेशियो देखें, ये क्या आएगी? माइनस 1:1 आएगी। काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी की रेशियो देखें तो आपके पास दैट बिकम्स माइनस पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी की रेशियो देखेंगे दैट इज माइनस 2:2, सॉरी दैट विल बी 2:1 आ जाएगी। और वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ द टोटल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ट्वाइस ऑफ द टोटल एनर्जी है। क्लियर? सो ये छोटे छोटे याद रखना। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या है? माइनस 1:1 है। काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी की रेशियो क्या है? माइनस 1:1 है।
और पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी की जो आपके पास रेशो है वो क्या है, दैट इज 2:1 है। क्लियर? मीन्स पोटेंशियल एनर्जी जो है टोटल एनर्जी से भी ज्यादा है, और दिस एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। क्लियर? अब यहां से बड़ा क्लियर है कि दिस एनर्जी ऑफ एनी nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। सो दिस रिजल्ट इंप्लाइज दैट कि रेशियो ऑफ द एनर्जी इन द डिफरेंट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम, ये रेशो क्या होगी, एज दिस एनर्जी इन एनी nth ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, z स्क्वायर है। तो रेशो क्या होगी ऑफ एनी nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम, इट विल बी 1:1/4:1/9:1/16 and so on. Or here we can see the energy of any nth orbit of hydrogen atom will be, hydrogen atom की क्या होगी, that will be 1, as it is directly proportional to z square है, 1/4 of helium होगी and 1/9 of क्या होगी, lithium होगी। और we can see ratio of any nth orbit of total ratio of the total energy of any nth orbit of hydrogen to the helium क्या होगी, 1/4 होगी, to the hydrogen to the lithium क्या होगी, 1:9 होगी। क्लियर? हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी, हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी, n क्या ले लेंगे 1, z क्या ले लेंगे 1, कितनी आएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। द एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, n की वैल्यू क्या रख देंगे 2, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो दिस बिकम्स 4, और क्या बन जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाय 4, तो क्या आ जाएगी, दिस बिकम्स -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। क्लियर? अगर हम n की वैल्यू 3 रख देंगे, n की वैल्यू क्या 3 रख देंगे, क्या बन जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाय 9, -13.6 डिवाइड बाय 9 कितनी बन जाएगी, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चे इन वैल्यूज को थोड़ा सा डायरेक्टली जा रखना। सिमिलरली फोर्थ ऑर्बिट की कैलकुलेट करेंगे, n की वैल्यू क्या रख देंगे 4 रख देंगे, तो क्या बन जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाय 16, तो दिस बिकम्स -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगी। तो ये 3-4 वैल्यू याद रखनी है कि फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सेकेंड ऑर्बिट की जो एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, थर्ड ऑर्बिट की जो एनर्जी है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फोर्थ ऑर्बिट की जो एनर्जी है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर हम इन्फिनिटी की एनर्जी कैलकुलेट करें तो इन्फिनिटी की जो एनर्जी होगी वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट इनफाइनाइट के डिस्टेंस के ऊपर क्या आ जाएगी, n जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नाउ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड, एनर्जी एमिटेड क्या होगी, और वी कैन से व्हाट इज द स्पेक्ट्रल ऑफ हाइड्रोजन एटम। नाउ वी विल डिस्कस, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम क्या है। सो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके पास यूनिट है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग यूनिट है ये मॉडर्न फिजिक्स। नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से
एज वेल एज बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो यूनिट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा कि नीट में कम से कम नहीं तो आपके पास अगर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिला लें तो इस मॉडर्न फिजिक्स में से आपके पास 9 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, और फिजिक्स में जो है आपके पास 6 से लेकर 8 क्वेश्चंस मॉडर्न फिजिक्स में आ जाते हैं और सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जो मॉडर्न फिजिक्स है इट इज ए वेरी स्कोरिंग पार्ट। बोर्ड एग्जामिनेशन में भी क्या है, 12 नंबर का पेपर, 12 मार्क्स का पेपर जो है इस मॉडर्न फिजिक्स में आना है और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और ज़्यादा इसमें इतने न्यूमेरिकल्स या इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन या टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए बिल्कुल सीधे क्वेश्चन आते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स जो है बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। अगर हम जैसे मैंने अभी आपके साथ जो पिछला यूनिट ख़त्म किया है, ऑप्टिक्स ख़त्म किया है, ऑप्टिक्स में भी टोटल आपके पास मिलाकर 12 क्वेश्चन ही के करीब आते हैं। 12 नंबर का पेपर सीबीएसई बोर्ड में आता है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन वहां पे अगर ऑप्टिक्स में देखें 4 से लेकर 6 क्वेश्चन आते हैं नीट एग्जामिनेशन में, लेकिन वो जो पोर्शन है दैट इज ए वेरी वेरी लेंथी पोर्शन। एप्लीकेशन जो है रे ऑप्टिक्स ले लें या वेव ऑप्टिक्स ले लें, there are so many number of applications, there are so many number of numericals, there are so many complicated multiple choice questions वहां पे बन जाते हैं। तो इसलिए आप भी बाकी भी जितने भी यूनिट्स हैं उन यूनिट्स के कंपैरेटिवली हम इस मॉडर्न फिजिक्स को कहते हैं कि बहुत ही ये आपके पास एक स्कोरिंग पोर्शन है। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों। एक नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास मैं डिस्कस करूंगा व्हाट आर दी डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ द हाइड्रोजन एटम। आज वाला लेक्चर भी पढ़ के आना, अगला भी पढ़ के आइए। जैसे मैंने कहा कि पिछले भी आपके पास जितने भी आपने जो असाइनमेंट्स वगैरह या टेस्ट वगैरह किए होते हैं, जिन टॉपिक्स के आपने पिछली कोचिंग या ट्यूशन में, उनको भी अच्छी तरह रिवाइज करके आते रहिए। थैंक यू।